नहीं हो पाएगा। तुम किसी भी चीज के लायक ही नहीं हो। लगातार 5 सालों से तुम फेल हो रहे हो इस मार्शल आर्ट्स के तीसरे और सबसे महत्व के स्तर में। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हमारे पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है। चारू कहती है, दर्श तुम्हें क्या हो गया है? 4 साल पहले तो मार्शल आर्ट्स के पहले 2 स्तर तुमने कितनी तेजी से पार कर लिए थे, अब क्या हो गया तुम्हें? दर्श ये सब सुन रहा है। वो अपना सर पकड़कर बैठा था। वो बहुत बेचैन होकर कहता है, क्योंकि तब वो बिजली गिरी थी और तब मैं वो आंधी तूफान से भरे आसमान के नीचे भागा था और वो तूफान आंधी की तरह मेरे अंदर घुस के मेरी शक्तियों को उजागर कर गया था। पर तभी आसमान से जोर की बिजली गिरी, केरला के पास के आइलैंड को नष्ट कर दे उस तेजी से। आसमान में 9 अलग अलग रंग की लकीरें खिंच गई। ऐसा नजारा जो आज तक कभी किसी ने ना देखा ना सुना। पूरा आइलैंड नष्ट होने लगा। सब पेड़ और झाड़ियां जल उठे। अचानक एक 10 साल का लड़का दौड़ता हुआ उस आंधी तूफान से भरे आसमान के नीचे आकर खड़ा हो गया और जोर से एक आवाज आई, दर्श, दर्श। दर्श नींद में से जाग उठा। दर्श ने सपना देखा था। दर्श अपने होश में आए उससे पहले ही अजीत ने दर्श से कहा, दर्श दोपहर की नींद से इतना प्यार करना अच्छा नहीं है। भूल गया, आज यहाँ हमारा फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में दाखिले का आखिरी दिन है। काफी काम बाकी है, जल्दी उठ। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल मार्शल आर्ट की सबसे बड़ी स्कूल केरला के नजदीकी आइलैंड पर स्थित होने के कारण स्कूल का वातावरण केरला की संस्कृति और धार्मिक संस्कार से काफी प्रभावित था। जैसा कि भारत देश अनेकता में एकता के लिए प्रख्यात है, वैसे इस आइलैंड पर काफी अलग अलग संप्रदाय थे। ये सब साथ भी रहते हैं पर उन्हें काफी चीजें अलग भी रखती है। दर्श ने अपनी आंखें मलते हुए देखा कि स्कूल के काफी वरिष्ठ शिष्य मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे थे। अजीत कुछ औजार अपने हाथ में लिए जा रहा था और उसने फिर से आवाज दी, दर्श वो औजार वहां से लेकर साफ करके रख दे, मैं रख के आता हूँ। दर्श गया औजार साफ करने। एक औरत अपने 10 साल के बच्चे के साथ नाराज होकर वहां से निकल रही थी क्योंकि उसके बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिला था और आज दाखिले का आखिरी दिन था। उस औरत की नजर दर्श पर गई और उसने अपना सारा गुस्सा दर्श पर निकालते हुए कहा, तुम अभी तक यहाँ टिके हुए हो? दर्श ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उस औरत ने गिननाते हुए कहा, एक मदद कर दो, इस स्कूल से निकल जाओ तो दूसरे बच्चों के लिए जगह हो। तुम्हारे जैसों की वजह से आज मेरे बच्चे को यहाँ दाखिला नहीं मिला। अरे तुम हो जो पिछले 5 सालों से यहीं सड़ रहे हो और फिर भी तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता है। तुम्हारे बाद आए भी तो तुमसे आगे निकल गए और तुम अभी भी बाहरी शिष्य ही हो। औरत का गुस्सा आसमान पर था क्योंकि फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में दाखिला मिलना बड़े गर्व की बात मानी जाती है। स्कूल में शाम के अभ्यास की घंटी बजी। दर्श ने बड़ी शांति से उस औरत से कहा, देखिए अभ्यास का समय पूरा हो गया है, आप कल आ सकते हैं और यहाँ के वरिष्ठ से बात कर सकते हैं। औरत को ये सुनकर और गुस्सा आया और उसने दर्श को गिरेबान से पकड़ लिया। आसपास खड़े सब दंग रह गए। सब ये देख रहे थे पर कोई भी दर्श के बचाव में नहीं आया क्योंकि स्कूल में जो मार्शल आर्ट्स का 4था स्तर पार ना कर सके उसे बाहरी शिष्य गिना जाता है और उसे नीचा देखा जाता है। बाहरी शिष्य के पास काम भी वैसे ही करवाए जाते हैं जैसे कि साफ सफाई और औजार ठीक से रखना। दर्श को वैसे कोई नहीं जानता था पर हर साल 4था स्तर पार करने की उसकी नाकामयाबी ने उसे वैसे स्कूल में अच्छा नाम दिया था और उसी नाम की वजह से उसके साथ इतने अच्छे व्यवहार नहीं होते थे। औरत ने फिर से दर्श से कहा, तुम जैसे यहाँ रह सकते हैं तो मेरा बेटा तो तुमसे काफी ज्यादा काबिल है। दर्श भले ही बाहरी शिष्य गिना जाता था पर वो उतना ही शांत और उतना ही अपने इरादे का मजबूत था। दर्श ने अभी भी उतनी ही शांति से उस औरत से कहा, देखिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझसे ऐसे बात ना करें। औरत का गुस्सा एकदम बढ़ गया और उसने दर्श को उसकी गिरेबान से पकड़कर हिला कर बोला, अब तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे बात करनी है? तुम जो 5 साल में खुद कुछ नहीं सीख पाया वो मुझे सिखाएगा? औरत के ऐसे बर्ताव से सब दंग रह गए। कोई दर्श की मदद को ना आया। औरत का गुस्सा बढ़ गया था। सबको लगा कि दर्श गया काम से पर अचानक एक आवाज आई, बस। सबने मुड़ के देखा। सब दंग रह गए। वो आवाज चारू की थी। चारू स्कूल में वरिष्ठ थी। उसका वहां बहुत मान था। चारू कभी भी किसी भी शिष्य की कोई भी बात में बीच में नहीं बोलती थी पर इस बार सब दंग थे क्योंकि चारू ने पहली बार बाहरी शिष्य के लिए अपनी आवाज उठाई थी। दर्श चारू को देखता ही रह गया। चारू ने उस औरत से कहा, तुम यहां से जा सकती हो।
चारू को देख वो औरत भी शांत हो गई। चारू का प्रभाव ऐसा है कि उसके सामने कोई ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। चारू के कहने पर वो औरत अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल गई। बाकी सब भी अपने कामों में लगने लगे। दर्श चारू के पास गया और उसने कहा, शुक्रिया बहन। चारू ने कहा, बड़ी बहन हो तुम्हारी, इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। दर्श ने कहा, बेशक, पर ऐसे सबके सामने एक बाहरी शिष्य के लिए आवाज उठाना ठीक नहीं है। चारू ने कहा, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है? दर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, चारू तुम मेरी बहन हो, तुमने जो किया वो हमारे भाई बहन के रिश्ते के लिए ठीक है, पर यहाँ फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में क्या होता है वो मुझसे ज्यादा तुम जानती हो। मैं बाहरी शिष्य हूँ और इतने में एक आवाज आती है, और तुम हमेशा बाहरी शिष्य ही रहोगे। चारू और दर्श देखते हैं तो वहां चंद्रन है। चंद्रन, चारू और दर्श तीनों भाई बहन हैं। चंद्रन दर्श को हमेशा नीचा दिखाता है क्योंकि वो चौथा स्तर पार नहीं कर पाता। चारू, चंद्रन और दर्श केरला की प्रसिद्ध मलाबार परिवार से हैं। मलाबार परिवार से आज तक काफी होनहार और काफी तेज शिष्य फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल से निकले हैं। मलाबार परिवार की इज्जत और शान को ये बात 4 चांद लगाती है, पर दर्श एक ही है जो इसमें नाकामयाब है और इसकी वजह से उसे पूरे परिवार से धिक्कार मिलती है। दर्श के साथ सिर्फ उसकी बड़ी बहन चारू और उसके पिता हर मुश्किल में खड़े रहते हैं, पर बार बार नाकामयाबी की वजह से दर्श के पिता का भी दर्श के ऊपर से विश्वास हिल गया था। चारू एक ही है जो हमेशा हर हाल में दर्श के साथ खड़ी रहती है। चंद्रन ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्यों, आज तो चारू ने बचा लिया, लेकिन कब तक ये अपमान सहते रहोगे और कब तक हमें भी उस अपमान को अपने सर पर लेना होगा? दर्श ने कहा, भैया आप क्यों अपमानित होंगे? चंद्रन ने कहा, बदनसीबी से तुम हमारे परिवार के जो हो, वैसे तुम्हें मलाबार परिवार का कहलाने का कोई हक नहीं है। चारू ने चंद्रन को गुस्से से कहा, क्यों नहीं? दर्श को पता था कि चंद्रन बात कहां ले जा रहा था। चारू ने अपनी बात रखते हुए कहा, दर्श चौथा स्तर पार नहीं कर पा रहा, सिर्फ इसी कारण वो परिवार से बाहर तो नहीं हो जाता। चंद्रन ने कहा, यह मार्शल आर्ट्स की कला में पहला आना ये हमारे परिवार की एक परंपरा बन गई है और दर्श इसमें नाकामयाब है, और उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि परिवार की परंपरा परिवार के लोग निभाते हैं। दर्श तो यहाँ भी बाहरी शिष्य है और परिवार में भी बाहरी है। चारू ने चंद्रन से कहा, चंद्रन बस। चंद्रन ने कहा, चारू जानता हूं कि तुम्हें दर्श के प्रति बहुत प्रेम है, पर यह मत भूलो कि दर्श को पापा ने गोद लिया था, वो हमारे खानदान का खून नहीं है। दर्श ये सब एक हल्की सी मुस्कान के साथ सुन रहा था। चारू ने कहा, खानदानी और प्यार सिर्फ खून से नहीं मापी जाती, ये दर्श की खानदानी है जो वो तुम्हारे रोज के ताने चुपचाप सुन रहा है। चंद्रन ने कहा, क्यों नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे उसकी औकात पता है। चारू कहती है, औकात अगर सिर्फ फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में मार्शल आर्ट्स के चौथे स्तर से तय होती है तो दर्श वो भी पार करेगा। चंद्रन जोर से हंसता है। चारू ये कोई भयानक सपने से कम नहीं है। चारू अपनी जेब से एक सुनहरी जड़ी बूटी निकालती है। उस सुनहरी जड़ी बूटी को देख चंद्रन की आंखें बड़ी हो जाती है। चंद्रन की आंखों में उस जड़ी बूटी को पाने की चाह नजर आती है। दर्श उस जड़ी बूटी को देख सिर्फ मुस्कुराता है। चंद्रन का चारू से बात करने का तरीका एकदम बदल जाता है। वो अब चारू से एकदम प्यार से बात करने लगता है। चंद्रन कहता है कि बहन ये तुम्हारे पास है, तुम ये मेरे लिए लाई हो ना? चारू वो सुनहरी जड़ी बूटी दर्श के पास ले जाती है। चंद्रन कहता है, बहन ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ये जड़ी बूटी कितनी कीमती है? चारू कहती है, हाँ, पूरे साल में एक ही बार ये जड़ी बूटी खिलती है और हम उसे एक ही बार में निकाल सकते हैं और ये हमारी अंदरूनी शक्ति से भी मिला सकती है। चंद्रन कहता है कि ये जानते हुए भी तुम ये दर्श को देने जा रही हो जो इतने सालों में कुछ नहीं कर पाया, वो अब क्या करेगा? तुम ये मुझे दे दो। वैसे भी ये जड़ी बूटी को खिलाने के बाद उसको उपयोग में लेने का हक सिर्फ हमारे परिवार को है और दर्श से ज्यादा हक मेरा बनता है। चारू ने चंद्रन की बातों को अनसुना कर दिया। चारू दर्श को जड़ी बूटी देने जाती है तो चंद्रन दर्श के ऊपर अपनी कला का एक दाव करता है और अचानक से ऐसा दाव के सामने दर्श टिक नहीं पाता और गिर जाता है और चंद्रन फिर से उस जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए अपनी काबिलियत दिखाता है, पर चारू दर्श को अपने एक हाथ से उठा लेती है और चंद्रन को दर्श से दूर रहने को कहती है और फिर चारू दर्श को वो जड़ी बूटी दे देती है।
दर्श वो सुनहरी जड़ी बूटी को अपने हाथ में लेता है। पीछे हल्की सी बिजली की आवाज आती है। दर्श कहता है, चारू तुमने मेरे लिए जो सोचा और जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है मैं तुम्हारे इरादों पर खरा उतरूं। चंद्रन कहता है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। चौथे स्तर की परीक्षा कल ही है। तुम्हारा कोई कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। चारू, ये सुनहरी जड़ी बूटी दर्श को देने का अफसोस तुम्हें बहुत जल्द होगा। चारू कहती है, फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें यहाँ होने का अफसोस ज्यादा होगा। चारू की आंखों को देख चंद्रन डर जाता है और वहां से निकल जाता है। दर्श चारू को हाथ जोड़ के नमन करके वहां से निकलता है। दर्श थका हारा अपने कमरे में आता है, बैठ जाता है। उसे चंद्रन की बात याद आई कि कल चौथे स्तर की परीक्षा है। दर्श अपनी जेब से सुनहरी जड़ी बूटी निकालता है। दर्श को याद आता है कि आज से 5 साल पहले एक जोर की बिजली गिरी थी जिसने पूरे आइलैंड को नष्ट कर दिया था। उस आंधी का नुकसान ऐसा था कि एक पेड़ या एक पत्ता कुछ भी नहीं बचा था। सब वीरान हो गया था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। और एक 10 साल का लड़का वहां दौड़ के वो तूफान से भरे आसमान के नीचे भाग गया था। वो बच्चा और कोई नहीं, दर्श था। 5 साल हुए इस बात को। काफी लोगों ने बहुत कुछ जानने की कोशिश की, वो तूफान आखिर कैसे और कौन सी दिशा से आया, पर कोई सुराग ना था। बहुत खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला था। दर्श वो जड़ी बूटी को देखता रहा। उसकी नजर के सामने एक झटके में उसका पूरा दिन तेजी से गुजर गया। दर्श के दिमाग में सबकी कही हुई बातें, सबके ताने उसे सुनाई दे रहे थे। दर्श नाराज होने वालों में से नहीं था। वो ताने, अपमान, चंद्रन का कहा सब याद करके भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। दर्श को एक बार के लिए लगा कि ये जड़ी बूटी उसे चारू को वापस कर देनी चाहिए। शायद चंद्रन की बात सच है, वही जड़ी बूटी की काबिल नहीं है। दर्श वो सुनहरी जड़ी बूटी को बाजू में रख के सो गया। अचानक दर्श को हल्की सी बिजली की आवाज सुनाई दी। दर्श की आंखें खुली और उसने अंधेरे में देखा वो सुनहरी जड़ी बूटी एक दिए की तरह चमक रही थी। दर्श उस चमक से अपनी नजरें हटा नहीं पाया। दर्श उठ के बैठ गया। दर्श ने उस जड़ी बूटी को देखा और सोचा कि जैसे 5 साल पहले वो तूफान आया था और उस तूफान से दर्श की जिंदगी में जो बदलाव आया था, शायद ये जड़ी बूटी भी उस तूफान की तरह दर्श की जिंदगी बदल दे। दर्श ने उस जड़ी बूटी को अपने हाथों में लिया और दोनों हथेलियों के बीच उसे रखा। अपनी आंखें बंद करके उसने वो जड़ी बूटी को अपने हथेलियों के बीच घिसा। अचानक उस जड़ी बूटी में से एक सुनहरा धुआं निकला। दर्श के रोम रोम में एक अजीब सा झटका लगा, जैसे फिर से वो आंधी तूफान आया हो। वही 9 रंग की लकीरें आसमान में खिंच गई हो। उतनी ही तेज बिजली गिरी हो। दर्श ने एकदम चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। दर्श की आंखों में रोशनी की एक किरण समा गई। दर्श को शायद उसका अंदाजा भी नहीं हुआ। दर्श फिर से अपनी वही मुस्कान लिए अपनी हथेलियों को देखता रहा जिसमें उसने जड़ी बूटी घिसी थी। दर्श के अंदर एक अलग ही शक्ति का प्रवेश हो चुका था, जिसका अंदाजा फिलहाल उसे खुद नहीं था। क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में आगे, जानने के लिए